सारा प्रणाम। सारा समय मुंबई में आप सभी का स्वागत है। मैं सलमान और आप देख रहे हैं न्यूज एंड व्यूज विद सलमान। हम आगे बढ़े इससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे लीलावती अस्पताल में भर्ती, सांस की तकलीफ के चलते किया गया भर्ती। मुंबई में आज से होगी 30% पानी की कमी, बारिश न होने के कारण बीएमसी ने लिया कटौती का फैसला। बर्थडे बॉय धोनी ने वनडे में हासिल की करियर बेस्ट रैंकिंग, बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर युवराज सिंह। और देश भर में आज धूमधाम से मनाई जा रही है गुरु पूर्णिमा, शिरडी में लगा भक्तों का तांता। आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा पर हम सारा समय मुंबई के सभी दर्शकों को ढेरों बधाइयां। आज हम इस विषय पर ही बात करेंगे। गुरु पूर्णिमा एक बहुत ही पुरातन पर्व। गुरु पूर्णिमा पर आज के दौर में टीचर्स डे हावी हो चुका है, लेकिन गुरु पूर्णिमा का एक अपना अलग महत्व है। गुरु पूर्णिमा शिक्षा जगत से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें, कहां से शिक्षा की शुरुआत कैसे हुई और कहां तक पहुंचा है, किस तरह से मार्क्स चल रहे हैं, ग्रेडेशन की बात चल रही है, अंकों के खेल में किस तरह से शिक्षा उलझी हुई है, कितना उसमें प्रोफेशन आ गया है, कितना बिकाऊ हो गई है बातें। ऐसे बहुत सारे विषयों पर आज ज्वलंत विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 बहुत ही महत्वपूर्ण अतिथि मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं जगदम्बा प्रसाद दीक्षित जी, वरिष्ठ साहित्यकार, पत्रकार, जो कह लें आप उन्हें, बहुत सारे लोगों के गुरु हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नहीं, बहुत सारे लोग आपको मानते हैं गुरु। अभी दयानंद तिवारी जी ने कहा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी। और विनय टिबड़ेवाल जी हमारे साथ हैं, जो राजस्थानी सेवा संघ के प्रमुख ट्रस्टी हैं, उसके अध्यक्ष हैं, और साथ ही साथ राजस्थान में भी शिक्षा का प्रचार और प्रसार करने के लिए जा रहे हैं। वहां पर यूनिवर्सिटी की उन्होंने स्थापना की है। हम बात करें, चर्चा करें, इससे पहले आपको बता दें कि शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे इन दिनों लीलावती अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, एंजियोग्राफी उनकी की गई है। उनसे जुड़ी हुई बात हम आपको, उनसे जुड़ी हुई खबर दिखा लेते हैं और फिर अपने अतिथियों के पास लौटते हैं। आणि एंजियोप्लास्टीची शस्त्रक्रिया व्यवस्थित पार पडलेली आहे आणि डॉक्टरांना परत आता ज्या ठिकाणी होते त्या ठिकाणी त्यांना परत नेण्यात आली आहे। कोणतीही चिंतेची बाब आता राहिलेली नाही, काळजी करण्याचं कोणतंही कारण नाही। आता त्यांना होणारा श्वसनाचा त्रासही बंद झालेला आहे आणि त्यामुळे चिंता करण्याची आवश्यकता नाही। निश्चितपणे बाळासाहेबांची तब्येत आता उत्तम होईल, सुधारेल, अशा प्रकारची अपेक्षा आहे। बाला साहब ठाकरे की तबीयत में कुछ सुधार की खबर आई है और एक अच्छी खबर है शिवसेना के समर्थकों में और महाराष्ट्र की जनता के लिए। साथ ही साथ हमारे साथ हम चर्चा करने जा रहे हैं गुरु पूर्णिमा पर और उससे जुड़ी हुई कई बातें। दीक्षित साहब, आप बताएं, गुरु पूर्णिमा के खासकर आज के पर्व पर कितनी, अगर इसे देखा जाए, बहुत सारे लोगों के लिए एक आम दिन की तरह हो सकता है, बहुत सारी पूर्णिमाएं थी, उसमें गुरु पूर्णिमा भी हो गई, लेकिन अगर एक गुरु और शिष्य, जब तक शिक्षा ना हो, गुरु ना हो, मानव नहीं रह जाता। सही बात। तो किस रूप में लेते हैं आप? हमारे यहाँ तो इसकी बहुत पुरानी परंपरा है, यानी गुरु का जो महत्व पहले था, मैं कहूँगा आज नहीं रहा है वो। तो पुरानी जो परंपरा है उसमें गुरु ही जो है ज्ञान का केंद्र हुआ करता था। गुरु के बिना ज्ञान की कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। एक पंक्ति है, बहुत प्रसिद्ध है, गुरु बिन ज्ञान कहाँ ते पाऊं। तो आध्यात्मिक और लौकिक ज्ञान के लिए गुरु की बहुत जरूरत पड़ती है। मैं एक बात बताऊं आपको, बहुत ही दिलचस्प बात है कि पूरा का पूरा सिख धर्म जो है गुरु के महत्व पर आधारित है। जी जी, समझे आप? सिख शब्द ही शिष्य से आया हुआ है। तो और उनके जो आराध्य हैं वो गुरु हैं, सारे के सारे गुरु होते हैं। गुरु नानक देव
गुरु गोविंद सिंह वगैरह सब गुरु। तो गुरु का महत्व बहुत ज़्यादा रहा है। और कबीर का एक दोहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए जी। और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गोविंद का पता बताने वाले गुरु के बलिहारी जाने की बात है। तो गुरु का महत्व बहुत पुराना है जी। आज आप तो खुद ही ऐसे पेशा कहा जाए या जो भी, लेकिन गुरु हैं आप खुद ही, प्रोफेसर हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं। एक शिष्य के रूप में आपने गुरु को सम्मान दिया होगा और आज दोनों रूप में देखा है, एक शिष्य के रूप में और गुरु के रूप में। मेरा अनुभव ये रहा है कि अगर व्यक्ति के पास गुरु नहीं है तो वह कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकता। जीवन में सफल होने के लिए एक अच्छे गुरु की आवश्यकता है। जैसा सर ने कहा कि भगवान भी बताते हैं कि गुरु इंपॉर्टेंट है। मुझे कबीर की एक बात याद आती है। कबीर ने एक जगह पर लिखा है कि सतगुर साचा सूरीबा तातय लोह लुहार, कसड़ी दे कंचन किया ताड़ लिया तत्सार। जिस तरह से व्यर्थ लोहे के टुकड़े को एक लोहार रूप देता है, छोटे टुकड़े को सुनार रूप देता है, उसी तरह से अपने विद्यार्थी के शक्ति को पहचान कर गुरु उसे रूप देता है। अगर गुरु नहीं है तो आदमी अपने जीवन में कभी बड़ा बन ही नहीं सकता। मेरा एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट दोनों ये अनुभव रहा है। क्या बात है कि बड़ा आदमी बनने के लिए गुरु की जरूरत होती है। वो हर क्षेत्र में, वो हर कहीं किसी न किसी रूप में एक गुरु की उसे आवश्यकता होती है। और शायद गुरु पूर्णिमा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व के दिन ये कहना एक गुरु का जो कभी शिष्य रहा हो कि बिना गुरु के कुछ नहीं। और जगदम्बिका प्रसाद जी का ये भी मानना कि बहुत पुरानी परंपरा रही है और एक पंथ ही पूरा का पूरा सिख धर्म ही पूरी तरह से गुरु पर आधारित है। और सिख धर्म ही पूरी तरह से इसकी एक धारणा है कि गुरु को कितना महत्व दिया जाता है। टिबराल जी, आप तो थोड़ा सा और भी हटकर हैं। आप शिष्य भी रहे हैं और इंस्टीट्यूट के आप ट्रस्टी हैं, चेयरमैन हैं, साथ ही साथ यूनिवर्सिटी भी शुरू की है। कई गुरुओं आपके बीच में समाहित हैं, आपकी अध्यक्षता में समाहित हैं। और एक दौर आपने अपने इंस्टीट्यूट को काफी बढ़ाया। आपने पहले भी आपने देखा टीचर्स डे के एक पूरी तरह से एक पूरी नई पौध जो आई है वो किस तरह से हावी हुई है। गुरु पूर्णिमा के दिन आपको क्या लगता है, पुरानी परंपराएं ही सही थी या आज का वो जो गुरुओं के लिए गुलाब लेकर टीचर्स डे के दिन जाकर हाय कहना, विश करना? ऐसा है, समय बदल गया है। एक जमाना था जब हमारी जनसंख्या बहुत कम थी, स्कूल और कॉलेजेस बहुत कम थे, एक गुरुकुल हुआ करते थे और उसके अंदर बहुत कम संख्या में लिमिटेड बच्चे अध्ययन करते थे। अब मास एजुकेशन का जमाना आ गया है। अब ये शिक्षा का सवाल रोजी रोटी से जुड़ गया है। पहले शिक्षा का सवाल रोजी रोटी से जुड़ा हुआ नहीं था। और मास एजुकेशन में जहां हमें 60 करोड़ लोगों को, यंग इंडियंस को पढ़ाना है, निश्चित ही समस्याएं अलग हो गई है, समाधान अलग हो गए हैं, चीज बदल गई है। एजुकेशन जो है आपके सामने में जो कंप्यूटर रखा हुआ है, अब सारी इस बॉक्स के अंदर सारी इंफॉर्मेशन जो पहले गुरु निकाल कर दिया करता था, अब एक कंप्यूटर निकाल के सारी इसमें आकर सिमट गई है। सब आदि इसमें सिमट गई है, तो बहुत परिवर्तन हो गया है। हम आते हैं आपके पास एक छोटे से ब्रेक के बाद। न्यूज एंड व्यूज विद सलमान में एक वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटते हैं गुरु पूर्णिमा से संबंधित कुछ बातें, गुरु पूर्णिमा पर उस विषय पर हमारे अतिथियों की कुछ बातें और उससे ही जुड़ी एजुकेशन और शिक्षा से जुड़ी हुई बहुत सी बातें आपके सामने रखनी है अपने 3 महानुभावों के जरिए। हम लौटते हैं एक ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं गुरु पूर्णिमा के पर्व पर, गुरु पूर्णिमा की महत्व पर और उसके साथ साथ गुरु पूर्णिमा से जुड़े बहुत सारे सवाल जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। वर्तमान में शिक्षा किस दौर में पहुंची है, कहां तक पहुंची है।
हमारे साथ सबसे बुजुर्ग दीक्षित साहब बैठे हैं। दीक्षित साहब, एक सवाल आया है ये कि जितना कमर्शियलाइज, एक अच्छी भी बात हो सकती है, जितना कमर्शियलाइज फादर्स डे, मदर्स डे, वैलेंटाइन डे, लवर्स डे, रोज डे, इन चीजों को कमर्शियलाइज कर दिया गया है। टीचर्स डे के नाम से भी उसे कमर्शियलाइज कहीं कर दिया गया है, लेकिन गुरु पूर्णिमा को नहीं किया गया। एक बेहतर बात भी हो सकती है, लेकिन लिखने वाले सुनील दुसाने जी का कहना है कि ये इतना एक अच्छी बात भी है कि नहीं हुआ है, ये अलग बात है, लेकिन होना चाहिए था, उन्हें ऐसा लगता है। उन्हें लगता है कि होना चाहिए, कमर्शियलाइज होना चाहिए गुरु पूर्णिमा को। तो मैं शायद उनसे सहमत नहीं हूँ इस मामले में। गुरु पूर्णिमा का अपना एक महत्व है जिसमें प्रॉफिट या मुनाफा शामिल नहीं है, कहीं भी पैसे कमाने का मंतव्य कहीं भी शामिल नहीं है। एक सच्ची श्रद्धा का प्रतीक बना हुआ है गुरु पूर्णिमा का दिन। तो आप क्यों इस श्रद्धा के तत्व को छीनना चाहते हैं गुरु पूर्णिमा से? क्यों उसको एक व्यापार की वस्तु बनाना चाहते हैं? बाकी चीज़ें तो बनी रही हैं आजकल जो है शिक्षा जगत भी व्यापार का केंद्र बना हुआ है। शिक्षा संस्थाएं जो हैं वो मुनाफा कमाने के साधन बनी हुई हैं। माफ़ कीजिएगा टिब्रेवाल जी, मुझे जो मेरी जानकारी है वो यही है कि एडमिशन लेने के लिए, प्रवेश लेने के लिए लाखों रुपए देने पड़ते हैं दान डोनेशन में, ये इस तरह। तो सारी चीज़ें जो शिक्षा संस्थाएं जो है व्यापार के केंद्र बने हुए हैं। गुरु पूर्णिमा एक पुरानी परंपरा है जो धन लाभ की भावना से दूर है, तो उसको उससे दूर ही रखा जाए, थोड़ा सा उसकी पावनता को कायम बनी रखा रहे। जाए, ऐसा आपके दौर में अगर इस पर्व को आप लोग अपने तरीके से अगर जब देखते रहे होंगे, हमारा दौर तो आज का ही दौर है। आप हालांकि आपने मुझे बुजुर्ग कहा है, लेकिन हम सब बुजुर्ग हैं। लेकिन हाँ बिल्कुल, आप दौर यही है जी। कि ये बहुत आधुनिक दौर हुआ है और शिक्षा की जो सारी परिकल्पना है जी, वो सोशल टारगेट से जुड़ी हुई है। जब अंग्रेज लोग यहाँ आए तो उनका जो कुछ टारगेट था उसके हिसाब से उन्होंने शिक्षा पद्धति का निर्माण किया और आज भी यही हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो गुरु और शिष्य के वो पुराने संबंध जो हैं खत्म हो गए हैं। गुरु को बताया जाता है कि क्या लक्ष्य हैं, सामाजिक लक्ष्य क्या हैं। सामाजिक लक्ष्य जो हैं वो व्यापार के हैं, वो मुनाफे के हैं, वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हैं, वो जिसके विकास कहा जाता है, तथाकथित विकास के हैं। तो उसके लिए आप तैयार कीजिए, फौज तैयार कीजिए, सेना तैयार कीजिए। आप इस चक्कर में मत पड़िए कि ज्ञान दिया है कि नहीं दिया। मैंने एक दो बार अपने क्लासेस में कोशिश की, ज्ञान तैयार कीजिए, फौज तैयार कीजिए, सेना तैयार कीजिए। आप इस चक्कर में मत पड़िए कि ज्ञान दिया है कि नहीं दिया। मैंने एक दो बार अपने क्लासेस में कोशिश की ज्ञान देने की, लेकिन विद्यार्थियों का रिस्पांस बहुत ही खराब था। वो ज्ञान नहीं लेना चाहते मुझसे, समझे आप? उन्हें सर्टिफिकेट चाहिए, उन्हें ये वो बार बार सवाल पूछते हैं कि ये चीज जो आप बता रहे हैं ये परीक्षा में पूछी जाएगी या नहीं पूछी जाएगी। तो मैं कहता हूँ नहीं, परीक्षा में नहीं पूछी जाएगी। तो उनकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है और वो वही चीज चाहते हैं जिससे परीक्षा में पूछी जाए और मार्क्स बहुत अच्छे हो, नंबरों का जो प्रतिशत है बहुत हाई होना चाहिए, उससे उन्हें समाज के क्षेत्र में लाभ पहुंचेगा। एक और भी चीजें हैं जब विषय चुनने की बात आती है, जब जो एक तो पहली बात है कि एक रटे रटाए ढर्रे पर, एक बने बनाए ढर्रे पर ही आपको शिक्षा लेनी है। फला विषय है, फला विषय में आप क्या कर सकते हैं, फला विषय में आपको एडमिशन मिलेगा। और उसमें स्टूडेंट्स की अधिकांश की ये रहती है कि स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है, जो स्कोरिंग सब्जेक्ट हो उसे प्रायोरिटी देते हैं, ताकि जब फाइनल एग्जाम्स हो तो उनके स्कोर ज्यादा हो, उनका परसेंट हाई हो, तो बेहतर से बेहतर कॉलेजेस में या बेहतर से बेहतर इंस्टीट्यूट में उन्हें एडमिशन मिल सके। तो ये एक इसे किस रूप में? नहीं, मैं तो इसे बहुत अच्छा नहीं समझता हूं कि अगर एक महाविद्यालय कहता है कि पांडे जी कहता है कि साहब 90% जो है वो है मार्क्स चाहिए, तो 90% मार्क्स वाले अगर 100 विद्यार्थी वो एडमिट करते हैं और उसमें भी 10 फेल हो जाते हैं, तो क्या मतलब है इसका? कॉलेज का कंट्रीब्यूशन ये हुआ कि आपने 90% वालों को भी जो है फेल कर दिया, ये उनका योगदान हुआ। तो हमें तो ये कोशिश करनी चाहिए कि जो बहुत कम प्रतिशत वाले विद्यार्थी हैं उनको लेकर उनको आप ऊपर लाएं, उनका प्रतिशत बढ़ाएं। तो ये मैं एग्री नहीं करता हूँ कि आप इतना 90% तो बहुत ही ऊंची चीज हो गई। अभी सारे लोग अगर 90% वाले लेंगे तो जो 35% एक पैमाना, इस पर हमने एक दिन चर्चा भी की थी। हाँ। कि हर
विषय में, हर कैटेगरी में सब मिला लिया जाए, कौन हाईएस्ट आया है, किसे हाईएस्ट मिला है, किसी डिवीजन में किसने टॉप किया है, किसी एक श्रेणी में किसी ने किया है, किसी ने अलग अलग, वो एक गिनी चुनी संख्या होती है। लेकिन 35 से लेकर जो प्रतिशत वाली होती है, ये एक बड़ी संख्या होती है ऐसे लोगों के लिए भी। और वो जो शिक्षा वाली बात, एक दर्द था कि अपने जब ज्ञान देने चाहे अपने स्टूडेंट्स को ज्ञान, तो ज्ञान से नहीं, उन्हें सर्टिफिकेट, उन्हें मार्क्स, ये विषय आएंगे कि नहीं परीक्षा में, ये पूछा जाएगा कि नहीं, जैसी चीजों में उलझ गया। ज्ञान और शिक्षा और रिजल्ट, ये तीन अलग अलग सीढ़ियां हो गई हैं। इस बारे में मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूं कि विद्यार्थी सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए पढ़ाई करते हैं। आज का युग ऐसा नहीं रहा। आज सच ये है कि विद्यार्थी सिर्फ कैरियर के लिए पढ़ाई कर रहे हैं जी। और कैरियर के लिए जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है, आज उसकी मजबूरी बन गई है कि वह अपने विषय को ही ज्यादा जाने, क्योंकि उसका जो सिलेक्शन होना है उस विषय के आधार पर ही होता है। एक बच्चा अगर इंजीनियरिंग कर रहा है, मैकेनिकल कर रहा है, तो मैकेनिकल के सब्जेक्ट को इसलिए वो देखता है क्योंकि उसका जो सिलेक्शन है, क्योंकि आज की जनसंख्या में रोजी रोटी का सवाल सबसे बड़ा है जी। आज अगर उसे रोटी चाहिए तो उसे नौकरी चाहिए, और नौकरी तभी मिलेगी जब उसके पास सर्टिफिकेट रहेगी प्लस नॉलेज रहेगा जी। अगर सिर्फ सर्टिफिकेट है, नॉलेज नहीं है, तो उसे नौकरी नहीं मिलेगी। सर्टिफिकेट का युग नहीं है, नॉलेज का युग है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूं कि आज जो शिक्षा है वह सिर्फ पढ़ाई रह गई है। आज के युग में बहुत सारे परिवर्तन हो गए हैं जी। हम आते हैं आपके पास। शिक्षा का एक अलग महत्व है। शिक्षा ज्ञान एक बात है, और हम बात कर रहे थे जिस ज्ञान की, लेकिन आज शिक्षा कहीं ना कहीं उसकी मजबूरी भी हो गई है, रोजी रोटी का जरिया हो गई है। बिना अच्छी शिक्षा के, बिना बेहतर मार्क्स के उसे ना तो कहीं एडमिशन मिलना है, ना कहीं नौकरी मिलनी है। ऐसी परिस्थिति में शिक्षा और जो ज्ञान का दर्द, दीक्षित जी की जो बात थी कि वो ज्ञान चाहिए, वो ज्ञान कहीं ना कहीं तिवारी जी थोड़ा सा छूटा जरूर है। इस पर हम आते हैं आपके पास एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा नहीं, न्यूज एंड व्यूज विद सलमान का सिलसिला जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा गुरु पूर्णिमा के बहाने शिक्षा जगत की कर रहे हैं, और शिक्षा के महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता। जैसा कि हमने पहले ही कहा, शिक्षा, गुरु, शिष्य, ये सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ियां हैं। इसमें निस्संदेह गुरु का अपना महत्व है। बिना गुरु के सब कुछ सुना है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे उपाय, और बिना गुरु के तो पता ही नहीं चले गोविंद कहाँ है। एक बात आपकी, थोड़ी आप पूरी तरह से सहमत भले ना रहे हो, लेकिन इतनी बात तो माने होंगे कि सर्टिफिकेट लेकर बहुत अच्छे मार्क्स लेने वाला स्टूडेंट और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास ज्ञान होता है, वो नंबरों में पिछड़ जाते हो, लेकिन उनके पास ज्ञान होता है। नहीं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। कुछ चीजें कहीं कहीं आप पाइएगा, अंकों के खेल में कहीं ना कहीं ये बात आपको भी लगी होगी। नहीं, मेरी बात पूरी नहीं हुई। हाँ मैं कहना क्या चाह रहा हूं जी, कि विद्यार्थी के लिए दो चीजों की तो जरूरत है, सर्टिफिकेट और उस विषय का नॉलेज। उससे कोई इनकार ही नहीं आज के दौर में कर ही सकता। उसके साथ अगर उसके भीतर संस्कार नहीं है तो वो बड़ा आदमी नहीं बन सकता, और वह संस्कार गुरु ही देता है। तो उसके जीवन में गुरु इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वह संस्कार देता है, वह उसे बड़ा बनने का मार्ग देता है। चाहे वह सन्यासी का शिष्य हो, चाहे एक कॉलेज के प्रोफेसर का हो, चाहे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का हो। आज के युग में एक बात और ज्यादा सालती है कि कहीं कहीं गुरुओं ने भी इस परंपरा को कलंकित किया है, और इस परंपरा में गुरुओं को भी सोचने का समय है। अगर उन्होंने नहीं सोचा तो हमारी गुरु परंपरा पर भी जो कलंक लग रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। बहुत सही, बहुत सही। एक गुरु की महत्ता इसमें भी है कि वो संस्कार से भी पूरी तरह से लैस कर दे आने वाली पीढ़ी को। और सवाल गुरु पर भी एक गुरु ही उठा रहा है कि कहीं ना कहीं गुरुओं ने भी इस परंपरा में, इस पर जो थोड़ी बहुत कालिक लगने की भी बात हुई है, वो गुरु भी इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है।
टिब्रिवाल जी, आप बहुत गौर से सुन रहे थे, इससे पहले जब बात हो रही थी एजुकेशन के कमर्शियलाइजेशन की, हम इस बीच आपको बताते चले कि रमेश मेहता जी का एक मैसेज आया है कि रमेश मेहता जी कहते हैं, गुड डिस्कशन, गुरु पूर्णिमा का कमर्शियलाइजेशन गलत है, मगर इसकी महत्ता आज के युवाओं तक पहुंचे, क्या इसके प्रयास नहीं होने चाहिए? ये एक बात है, इस पर आप लोग से डिस्कस करेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा इस पर नाराज न होते हुए, लेकिन कहीं ना कहीं एजुकेशन एक बिजनेस बन गया है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, लाइफ इटसेल्फ इज ए बिजनेस। हम कहीं पर कुछ भ्रांतियां पाले हुए हैं। बिजनेस शब्द के साथ भी बहुत कुछ भ्रांतियां हमने पाल रखी है जी। जब आपको शिक्षा लेनी है और इन ए वेलफेयर स्टेट, आपकी सरकार के पास में शिक्षा के ऊपर खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, आप शिक्षा प्रणाली को तो छोड़िए, आप सोशल वेलफेयर स्कीम्स में 1 रुपए में खर्च करते हैं, 85 पैसा बीच में खर्च हो जाता है और 15 पैसा पहुंचता है जी। आप इतनी बड़ी मास को एजुकेट करने के लिए यदि आप प्राइवेट लोगों को बुलाएंगे, पूंजी को आप उसमें लगवाएंगे, तो जो भी पूंजी लगाएगा उसको रिटर्न की तो अपेक्षा होगी। वो घर से बिल्डिंग बना सकता है, वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकता है, लेकिन मास्टर की पगार वो घर से कैसे देगा? आप फीस बढ़ाने के लिए ना करते हो और फिर ये बोलते हो 6 पे की पगार देनी है, फ्रॉम वेयर ही विल गेट इट? इस चीज की वस्तु स्थिति को अपने को अच्छे से जानना चाहिए और शिक्षा और शिक्षा प्रोवाइडर्स को जो हम ब्लेम कर रहे हैं और जो एक्यूज कर रहे हैं, उसको अपने को कहीं ना कहीं उस पर विराम लगाना मेरी समझ से सब समझदार लोगों का एक काम है और ये बहुत जरूरी है। जी दीक्षित साहब, मैं कुछ कहना चाहूंगा इस पर। जी जी, इसीलिए अगर हम इस बात को मान लें, और काफी कुछ मानना भी चाहिए कि शिक्षा भी एक बिजनेस है, व्यापार है, तो व्यापार बिना मुनाफे के तो नहीं हो सकता। व्यापार सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो शिक्षकों की तनख्वाह दी जा सके, नहीं, उसके बाद भी बचना चाहिए कुछ। सब कुछ खर्च करने के बाद, तनख्वाह देने के बाद, हर चीज करने के बाद भी जब तक कुछ बचेगा नहीं, तब तक वो व्यापार या बिजनेस नहीं है, कोई इसमें दिलचस्पी नहीं लेगा। तो मुनाफा बहुत जरूरी है। सब कुछ व्यापार है तो मुनाफा है। मुनाफा है जी। और मुनाफा कितना हो इसकी कोई सीमा नहीं है। किसी ने नहीं कहा कि साहब मुनाफा इतना होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। प्रवृत्ति यह है कि मुनाफा ज्यादा से ज्यादा खींचा जा सके और हर स्तर पर खींचा जा सके। जी। तो इस पर आप लगाम कैसे लगाएंगे? और इसका सफरर कौन है? उसका सफरर विद्यार्थी है। जी। आप विद्यार्थी से ही पैसे लेंगे ना, या आप ये कहेंगे कि शिक्षक जो है उसको 6 पे कमीशन या 5th की तनख्वाह नहीं मिलनी चाहिए, तनख्वाह कम मिलनी चाहिए। तो इन लोगों से पैसा लेकर के आप मुनाफा कमाएंगे। यानी इसमें इस मुनाफे और शिक्षा के प्रचार प्रसार के बीच में कहीं एक थोड़ी सी एक तरफ से व्यापार पे न जाकर शिक्षा का प्रचार प्रसार भी हो और संस्थाएं भी चलती रहें, इसके लिए कदम उठाए जाना चाहिए। मैं इसलिए ये जो प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण के थोड़ा विरुद्ध हूं, इसलिए हूं कि आप बीच का रास्ता नहीं निकाल पाएंगे जी। आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। मुनाफा तो कमाएंगे ही, समझे आप। तो आजकल तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज शुरू हो गई हैं और वो मुनाफा नहीं कमाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। वो तो इन्वेस्ट करेंगे और मुनाफा चाहेंगे, तो कहां लगाम लगाएंगे इसके लिए, कहां बताएंगे? आज के दौर में अगर शिक्षा के क्षेत्र में व्यापार आ गया है, अगर व्यापार ना आया होता तो शायद आधुनिकीकरण भी ना होता, लेकिन निजीकरण के नाम पर जिस तरह का व्यापार हो रहा है उस पर आपत्ति उठा रहे हैं दीक्षित साहब। और एजुकेशन ट्रस्ट चलाने की क्या क्या मजबूरियां, क्या क्या परेशानियां हैं, वो टिब्रिवाल जैसे लोग ही समझ सकते होंगे। और फिर अगर वो संस्थाएं ठीक से नहीं चल पाती हैं तो स्टूडेंट्स और साथ साथ जिन्हें रोजी रोटी मिल चुकी है, ऐसे प्रोफेसर्स इसका भुक्तभोगी बनते हैं। हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं। न्यूज एंड व्यूज विद सलमान का सिलसिला जारी है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा के दौर को आगे बढ़ाएं, इससे पहले आपको दिखा लेते हैं अब तक की सुर्खियां। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे लीलावती अस्पताल में भर्ती, सांस की तकलीफ के चलते किया गया भर्ती। मुंबई में आज से होगी 30% पानी की कमी, बारिश न होने के कारण बीएमसी ने लिया कटौती का फैसला। बर्थडे बॉय धोनी ने वनडे में हासिल की करियर बेस्ट रैंकिंग, बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर युवराज सिंह। और देश भर में आज धूमधाम से मनाई जा रही है गुरु पूर्णिमा, शिरडी में लगा भक्तों का तांता। और अब हम आपको अगली खबर दिखाएं या चर्चा जारी करें, उससे पहले हमको कुछ एक संदेश आया है तिवारी जी आपके लिए। बहुत आपके एक स्टूडेंट है कमलेश, जिन्होंने कहा है कि तिवारी सर इज अ मैन हु नेवर केयर अबाउट मनी, ही ओनली थिंक्स अबाउट द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट। आपके लिए बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने। और साथ ही उनका दूसरा मैसेज उन्होंने ही किया है कि प्लीज रीड माय मैसेज टू तिवारी सर बिकॉज दिस इज अ गिफ्ट फॉर हिम, सो प्लीज। तो ये आपके स्टूडेंट के लिए, आपके लिए बहुत एक ये शायद ये एनर्जी का काम करता है शिक्षा के क्षेत्र में। जिस गुरु पूर्णिमा की हम बात कर रहे हैं, एक स्टूडेंट ने आपके कार्यक्रम को देखा, आपकी बात सुनी, कहीं से लगा कि शायद हम सब मिलकर आपको घेर रहे हैं, तो उसे लगा कि नहीं इस तरह के नहीं है, और उससे निकलने के लिए उसने फौरन, तो ये एक स्टूडेंट घेरने वाले व्यक्ति नहीं है, घिरेंगे नहीं। हम जिस बात पर आ रहे थे, एक तो बातें थी एक शिक्षा, गुरु, फिर सर्टिफिकेट, फिर नौकरी, नौकरी के बाद उसकी जिम्मेदारियां, उस जिम्मेदारी में पाई हुई शिक्षा अपने भीतर ही रख लेना, फिर उसके बाद बाहर जाना। मलाड से हमें एक संदेश आया है अमित सावंत जी का। वो ये जानना चाहते हैं कि क्या सभी शिक्षा संस्थानों में एक स्पिरिचुअल सब्जेक्ट, सभी धर्मों का एक लेक्चर नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए उन्हें? नहीं। एक सवाल है उनका। जरूर होना चाहिए। बिल्कुल, इससे शायद बेहतर तरीके से सभी धर्मों को एक दूसरे को जानने की भी मदद मिल सके, और एक दूसरे के बारे में जो गलतफहमियां हो वो भी शायद दूर हो सकते हैं। आप भी मानते होंगे? मैं बिल्कुल मानता हूँ। स्पिरिचुअल विषय होना चाहिए। तो हम उम्मीद करें कि राजस्थानी सेवा संघ द्वारा संचालित अलग अलग निश्चित ही हम कोशिश करते हैं, होगी। हम कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये शिक्षा दी जा रही। जब मैं विद्यार्थी था जी, एक क्रिश्चियन कॉलेज में विद्यार्थी था, जी, तो वहां पर क्लासेस होती थी बाइबल की, जी, और जो लोग क्रिश्चियन नहीं थे उनके लिए मॉरल साइंस की क्लासेस होती थी। तो ये चीज पहले से चली आ रही है, लेकिन इसमें खतरा यह है कि जिस धर्म की तरफ से वो कॉलेज चलाया जा रहा है, वो लोग अपना ही प्रचार करने की कोशिश करते हैं। वो ऐसा कोई समन्वय नहीं होता कि सारे धर्मों की शिक्षा दी जाए। शायद अमित जी का सवाल इसीलिए आया होगा कि सभी विषयों, सभी धर्मों के स्पिरिचुअल लेक्चर होने चाहिए, शायद इसीलिए हो। लेकिन ऐसा नहीं होता, नहीं मुश्किल है ये, व्यवहारिक रूप से मुश्किल लगता है। मुश्किल लगता है। लेकिन टिब्बल जी, अगर आप लोग चाहें और बहुत सारे इंस्टीट्यूट चाहें कर सकते तो हैं, मुमकिन है, बिल्कुल किया जा मुमकिन सकता है, और होना भी चाहिए। होना भी चाहिए। आज के दौर में अगर हम शिक्षा से थोड़ा सा आगे बढ़ें, आज अभी जो जिस विषय पर हम आए थे कि एडमिशन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, फिर ज्ञान जिस पर हम एक बहस का मुद्दा हो सकता है, अलग कि कम परसेंट लाने वाला कितना ज्ञानी होता है, उसके पास कितना ज्ञान होता है, क्योंकि प्रतिभा अलग अलग होती है। किसी में लिखने की अच्छी प्रतिभा होती है, किसी में बोलने की अच्छी होती है, कोई एग्जाम देने की कला में बहुत माहिर होता है, पर्चे बहुत एकदम कट टू कट लिखता है और उतनी देर में सारे सवालात कर लेता है कोई। तो वो परीक्षा, और उस पर हम फिर ग्रेडेशन की बात चल रही है। कपिल सिब्बल जी ने कहा है हमसे, जब आपकी पर्सनल बात हो रही थी तो आपने कहा था कि इसको बढ़ावा मिलना चाहिए, हम इस पर आते हैं। लेकिन आज के दौर में दूसरी तरफ विवादों में घिरा 90 और 10 का मसला, 90% बोर्ड्स अलग अलग तरीके से उसका मूल्यांकन करता है। तो ये इसे दीक्षित साहब आप किस नजरिए से देखते हैं, जो स्टूडेंट्स को? मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज की जो शिक्षा पद्धति, उसकी मूल समस्या क्या है? जी, बिना मूल समस्या को डिफाइन किए हुए आप बहुत से हल पेश कर रहे हैं कि इसको ऐसा किया जाए। मेरे हिसाब से आज की शिक्षा पद्धति की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारी जो शिक्षा का माध्यम है वो अंग्रेजी है। माफ कीजिएगा, मैं ये कहना चाहता हूं कि दुनिया के किसी भी स्वतंत्र देश में शिक्षा का माध्यम उनकी अपनी भाषा होती है, लेकिन हमारे यहां जो है शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है।
अंग्रेजी जानने वाला, हायर एजुकेशन की बात। हाँ, कक्षा 1 से 10 तक तो अपने अपने लैंग्वेज जो वर्नाकुलम चलते हैं, अलग अलग भाषाएं अपने अपने चलाती हैं, लेकिन 10वीं के बाद सभी अंग्रेजी मीडियम के हो जाते हैं। नहीं, अंग्रेजी मीडियम एक उच्च वर्गीय होने की निशानी है। तो आज बच्चे तो पहली कक्षा से अंग्रेजी में भर्ती कर दिए जाते हैं और अंग्रेजी में गिनती गिनना उनको आता है, हिंदी में गिनती गिनना या मराठी में गिनती गिनना उनको नहीं आता है। वो मुझसे पूछते हैं कि 52 क्या होता है, तो मुझे बताना पड़ता है 52 होता है। ये उनकी शिक्षा वहीं से शुरू होती है। तो अंग्रेजी को एक ऊंचा दर्जा मिला हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि कपिल सिब्बल साहब ने ये जो समस्या है हमारी, जो कॉलोनियल एजुकेशन है, उसकी तरफ तो उन्होंने कोई ध्यान दिया नहीं है। इसके बाद उन्होंने जिस तरफ ध्यान दिया है वो मेरा ख्याल है शिक्षा का केंद्रीकरण है। वो शिक्षा का केंद्रीकरण चाहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सारी बागडोर जो है कहीं एक जगह हो जाए। 10वीं की परीक्षा जो है खत्म कर दीजिए आप, एक बोर्ड बनाया जाए वहां पर। तो ये केंद्रीकरण कहां तक सही है, ये मैं तो कैसे इस पर अगर अभी आपको कहना हो एक सटीक इस पर कोई अगर पत्रकार आपसे सवाल कर ले? मैं सहमत नहीं हूं, मैं समझता हूं कि जितना विकेंद्रीकरण होगा शिक्षा का, जी समझे, और जितनी स्थानीय और प्रांतीय जो ताकतें हैं उनके हाथ में शिक्षा दी जाएगी। और इसी में भाषा माध्यम का भी सवाल भी इसी से में उलझा हुआ है, उतना ही ज्यादा विद्यार्थी का विकास होगा, विद्यार्थी के संस्कारों का विकास होगा, उसकी मनोवृत्ति का विकास होगा। नहीं तो हमारे यहाँ जो विद्यार्थी भी पैदा हो रहे हैं, हमारे अपने बच्चे जो हैं वो अंग्रेजी जानते हैं। वो आज फिल्मी गाने जो लिखते हैं, वो अंग्रेजी लिपि में लिखते हैं, हिंदी लिपि में नहीं लिखते वो अंग्रेजी में। यानी इतना ज्यादा अंग्रेजी का प्रभाव हमारे बच्चों पर आ चुका है। जी। तो मैं समझता हूं कि विकेंद्रीकरण की तरफ हमें जाना चाहिए। कपिल सिब्बल साहब केंद्रीकरण की तरफ ले जा रहे हैं। उनकी जरूरत को मैं समझता हूं, क्योंकि वो सारी अर्थव्यवस्था को केंद्रीकरण की तरफ ले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मामला पूरी तरह से, पूरी तरह आर्थिक जो टारगेट्स हैं उसकी तरफ मोल्ड कर रहे हैं वो शिक्षा पद्धति, और उसके लिए फौज तैयार कर रहे हैं। तो उसकी ये कवायद है बिल्कुल। तिवारी साहब, आपको क्या लगता है? क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स किसी भी मीडियम से पढ़कर आए, चूंकि आप कक्षा 10 के बाद पढ़ाने वालों में नहीं, देखिए एक चीज मैं कहूंगा कि शिक्षा का माध्यम बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जी। जो अपनी मातृभाषा में शिक्षा लेता है वह ज्यादा अच्छी तरह से अपनी बातों को जो समझता है वह उसे कह पाता है। आज भी अगर महाराष्ट्र बोर्ड में आप देखें, जो टॉपर्स हैं वो मराठी मीडियम के विद्यार्थी हैं, जी, हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी कम हैं जो बोर्ड को टॉप करते हैं। उसका कारण यह है कि मातृभाषा होती है, माँ की दी हुई भाषा होती है, वह उसमें अच्छी तरह से समझकर पूरी बात कह पाते हैं। अंग्रेजी भले आज अंतर्राष्ट्रीय भाषा हो, आज आवश्यकता बन गई है। जो विद्यार्थी बाहर जाता है, हमारे कोर्स इंस्ट्रक्चर लाद दिए गए हैं, अंग्रेजी में बनाकर पढ़कर लोगों से चुरा कर आज लाद दिए गए हैं जी। और उनको ढो पाना विद्यार्थियों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। और हमारी सरकार के पास इतना दम नहीं है कि वह मातृभाषा में कोर्स स्ट्रक्चर बना दे। अगर वह बना दे तो हमारे विद्यार्थी जो है संसार में सबसे ऊपर होंगे। बिल्कुल, सोचने की जो बचपन से सीखा होता है, जो बोला होता है, उसी भाषा को और भी बेहतर तरीके से वो समझ सकता है, फिर उसे समझकर वो शब्दों में ढाल सकता है और बेहतर तरीके से शायद वो। मैं इंटरप्ट करूंगा, मुझे लगता है मैं थोड़ा बहुत दुनिया में घूमा हूं, तो दुनिया का हर स्वतंत्र देश, जी, चाहे वो चीन हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो फ्रांस हो, वहां पर उनकी अपनी मातृभाषा में शिक्षा होती है। अंग्रेजी जानते हैं वो लोग, अंग्रेजी जानते हैं, बातचीत कर लेंगे आपसे। बिल्कुल, जिस विषय पर आप थे कि ज्ञान होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान हो सकता है, लेकिन शिक्षा किस तरह से ली जाए उस पर थोड़ा सा सरकार को सोचने की जरूरत है। हम आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तिब्रेवाल जी भी इस विषय पर अपनी बात रखेंगे, लेकिन हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। न्यूज एंड व्यूज विद सलमान का सिलसिला जारी है। के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम गुरु पूर्णिमा के बहाने बहुत सारे शिक्षा से और ज्ञान से जुड़ी हुई बातें आप तक पहुंचा रहे हैं और हमें लगातार आपके एसएमएस मिल रहे हैं और हम इंतजार कर रहे हैं आपके और भी एसएमएस का। हमें मीरा रोड से
नीलम जी का एक मैसेज आया है, वो मुनाफा कमाए जाने को लेकर उन्हें उनकी शिकायत नहीं है, लेकिन उनका ये कहना है कि जिस तरह से शिक्षित किया जाता है, एक सही नागरिक बनाने का काम पाठशालाएं करती हैं, तो इसे पूरी तरह से उनका मैसेज अधूरा है, लेकिन शायद उससे लगता है कि तो इसे बिजनेस में क्यों के नजरिए से शायद क्यों देखा जाता है, शायद वो कहना चाहती है। देखिए सलमान जी, हम कहीं पर बहुत बड़ा धोखा खा रहे हैं। इस देश के अंदर 30 करोड़ की जो पॉपुलेशन है, आज बच्चे हैं। इंडिया इज ए यंग इंडिया, और 50% बच्चे हमारे 8वीं क्लास तक ड्रॉप आउट हो जाते हैं जी। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो हम शिक्षा दे रहे हैं गांवों में, और उसमें बच्चे को ए फॉर एप्पल भी बोलना नहीं आता है। 8वीं क्लास तक हम बच्चों को पास कर रहे हैं। टीचर मिड डे मील बनाता है, उसका काम मील बना के उनको खाना खिलाना है। किस शिक्षा की हम बातें कर रहे हैं? वेयर वी आर एंड हाउ वी आर। जो काम माँ बाप का है संस्कार देने का, वो आज के इस आधुनिक युग में आप ये सोच रहे हैं 21वीं शताब्दी में कि टीचर को संस्कार देने हैं जी। वी आर डेफिनेटली रॉन्ग समवेयर। समझने में कहीं कमी रह गई है। हमारी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हैं। 5 घंटे आप आ रहे हैं। पहले गुरुकुल में कृष्ण और वो सुदामा जाते थे तो चवेना भी वही, लकड़ी भी वही लाते थे। वो गुरुकुल में रहते थे 24 आवर्स, गुरु की सेवा करते थे। अब रहना 21वीं शताब्दी में है और सोच कृष्ण और राम के जमाने की है। कैसे संभव है सर? जिस विषय पर हम लोग थे टिब्रियल जी, ये तो एक बहुत महज का मुद्दा हो सकता है। तो उस तरह के गुरु भी थे तो शिष्य भी उसी तरह के थे। तो दौर अलग था, दौर आज अलग है। आज गुरु और शिष्य के बीच के जिस बात पर चिंता दीक्षित साहब ने व्यक्त की थी, वो वही, इतना हम आधुनिक हो गए हैं। आधुनिक होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आधुनिकता की दौड़ में किसी संस्कृति को अपना लेना और अपनी संस्कृति को छोड़ जाना, इतना रच बस जाना उस संस्कृति में कि अपनी बातों को भूल जाना, वो थोड़ा चिंता की बात तो है। इसमें गुरु बहुत बड़ा रोल निभाएंगे। हम चलते चलते जब आप लोगों से बात करेंगे तो चाहेंगे कि उस पर गुरु किस तरह से उसमें परिवर्तन ला सकता है, इस पर बात करेंगे। लेकिन अभी जिस विषय पर हम बात कर रहे थे, कपिल सिब्बल साहब का जो ग्रेडेशन, अभी हम बात एक बात थी ज्ञान की, कि किस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा ज्ञान दे सकें। फिर आया कमर्शियलाइजेशन पर, हम किस तरह से कितनी शिक्षा बेहतर तरीके से दे पा रहे हैं, और लेकिन अंकों के महत्व को देखते हुए अंक महत्व रख रहे हैं। कितना अंक ले आए आप, आपका मूल्यांकन होगा, आप कितने मार्क्स ले आए, कितना % लाए, उस हिसाब से आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। फिर निकल कर जाएंगे तो आपको नौकरी मिलेगी और तब आपकी रोजी रोटी चलेगी। अब उस मूल्यांकन का केंद्रीकरण करने के बाद अगर ग्रेडेशन की बात आएगी तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि जो प्रस्ताव आने वाला है, आ सकता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की तरफ से, उस पर? सर, जो ग्रेडेशंस की बात जो हो रही है, वो जो सर चाहते हैं वही हो रही है। अंकों से हम हट रहे हैं। बच्चा किस तरह से कक्षा में, ग्रेडेशंस की बात जो हो रही है, वो जो सर चाहते हैं वही हो रही है। अंकों से हम हट रहे हैं। बच्चा किस तरह से कक्षा में परफॉर्म करता है, किस तरह से वो दूसरी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है, पीरियोडिकली वो साल भर पढ़ता है कि नहीं, वीकली टेस्ट होंगे और फिर ग्रेडेशंस मिलेगा, तो उसकी क्रिएटिविटी, एबिलिटी भी बढ़ेगी। और जो सर बोल रहे हैं, यदि हमें ज्ञान बढ़ाना है तो हमें ये फाइनल एग्जाम 100 मार्क का लेने के बदले में हमें इस तरीके की ग्रेडेशन सिस्टम के ऊपर जाना पड़ेगा। ये कोचिंग क्लासेस के मेनांस को भी रोकेगा, और ये जो 12वीं क्लास में आज हम 25,000 करोड़ रुपया, 20,000 खाली सीटें हैं गवर्नमेंट की, IITs की और इनकी, उसके लिए इतने बच्चे, इतने पेरेंट्स का पैसा व्यर्थ बर्बाद हो रहा है। यदि एक बोर्ड बन जाएगा 12वीं का, हमारे जमाने में हमारी 12वीं की परीक्षा से हमको इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलता था। ये कोई JIT, EIT और सब एग्जाम नहीं होते थे। और उसमें ABC बटन दबा के और अनाड़ी आदमी भी नंबर ले लेता है, वो फेल हो जाता है 12वीं में, वहां पास होता है। तो आपको लगता है जो ग्रेडेशन पद्धति आएगी वो ज्यादा? बिल्कुल सही सोच है। सारी दुनिया में यही चल रहा है, और वी हैव टू मूव विद द वर्ल्ड। जो दुनिया में चल रहा है, आपको उसके साथ चलना है। लेकिन कहीं ना कहीं जब ग्रेडेशन होगा तो A, B, C, D या जो भी ग्रेडेशन दिया जाएगा, उसमें भी कहीं ना कहीं तो मूल्यांकन फिर भी हो रहा है। मूल्यांकन टीचर करेगा। आप टीचर की विश्वसनीयता के ऊपर शंका मत कीजिए।
वो टीचर आज अमेरिका वगैरह में टीचर ही एग्जाम लेते हैं, टीचर ही उसका रिजल्ट देते हैं, टीचर ही कैरिकुलम बनाते हैं, उनको सिर्फ टॉपिक मिलते हैं। द टीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग ऑफ दैट क्लास, इवन इन हायर एजुकेशन। आप अपने टीचर को इंपॉर्टेंस दीजिए, गुरु पूर्णिमा है, गुरु को इंपॉर्टेंस फिर से दीजिए और आप देखेंगे कि तरक्की होगी और हम निश्चित ही आगे बढ़ेंगे। क्या कहना चाहेंगे दीक्षित साहब? नहीं, मुझे ग्रेडेशन का सवाल जो है वो मुख्य सवाल लगता नहीं है जी। मुझे मैंने जैसे कि पहले कहा कि आप 10वीं की परीक्षा खत्म कर देंगे, आप एक सेंट्रल बोर्ड बना देंगे, दिल्ली से सारी चीजें निर्धारित होंगी, दिल्ली से ग्रेडेशन तैयार होगा, कौन किसको क्या दिया जाएगा। वही गलती हो रही है। ग्रेडेशन टीचर देगा, बोर्ड नहीं देगा। हेलो, बोर्ड तो फाइनल एग्जाम का देगा, उसके अंदर 40%, 50% मार्क उसकी इवेल्युएशन के होंगे, हाउ ही हैज परफॉर्म्ड थ्रू आउट द ईयर। तो आपका शिक्षक ही देगा? हाँ, आपका शिक्षक देगा ग्रेड। आज भी 20 मार्क हम प्रोजेक्ट के देते हैं, 100 में से 20 मार्क कॉलेज के पास हैं। वो 20 मार्क की जगह कॉलेज के उस मार्कों में बढ़ोतरी होगी इन ग्रेडेशन सिस्टम्स, एंड इट इज अ वेरी नॉवेल सिस्टम। व्हाट इज थिंकिंग, ही इज एन एब्सोल्युटली जीनियस। अधिकांश जैसे आप देखिए टिब्राल साहब, सिर्फ आप संस्था नहीं चला रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी नहीं चला रहे हैं, आप साथ साथ सीनेट में भी रहे हैं और लोगों के साथ भी आप संपर्क में हैं। आपको इस मामले में अन्य लोगों की क्या राय है? सब हम अन्य लोगों की राय के साथ ही चल रहे हैं। हमने बॉम्बे यूनिवर्सिटी के अंदर सेमेस्टर सिस्टम शुरू किए हैं, हमने नए नए कोर्सेज शुरू किए हैं। वी आर मूविंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। पहले टीचर्स के पास में मार्क्स नहीं थे, अभी 20 मार्क्स प्रोजेक्ट्स के, इवन हमने आर्ट्स कॉमर्स के अंदर शुरू किए हैं, दैट दे आर गिवन प्रोजेक्ट मार्क्स। ये सब ग्रेडेशन सिस्टम की हैं, इवैल्यूएशन, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन थ्रू आउट द ईयर इन स्टडी एंड मोर रिलायबिलिटी ऑन टीचर। वी आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन। कैसा आपको क्या लगता है? लेकिन जो बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड है, वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? उनका क्या रोल रह जाएगा? उनका क्या रोल रहेगा? वो भी तो मार्क्स देंगे, तो ग्रेडेशन। फिर वही बात, सेंट्रल बोर्ड मार्क देगा, 100 मार्क है मान लीजिए, वो 60 देगा, 40 जो है स्कूल देगा। बहुत संक्षिप्त देखिए, अगर एक बोर्ड जो दिल्ली में है, आज उसके ऊपर उंगली उठाई जा रही, सीबीएसई हो या आईसीएसई हो, एक बोर्ड होने के बाद, एक पूरी बॉडी होने के बाद भी वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अगर सिर्फ शिक्षकों के हाथ में दे दिया जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि इस देश में शिक्षा का कुछ भी भला होगा। जी, चलिए, आप भी बहुत सारी चर्चा के मुख्य बिंदुओं पर आप सहमत असहमत हो सकते हैं हमारे अतिथियों से, लेकिन आपकी राय भी हमारे लिए मायने रखती है। आप अपनी राय से हमें अवगत कराते रहे, हम संबंधित लोगों तक आपकी बातें जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटते हैं और चलते चलते जिस विषय पर हम थे उस पर लौटते हैं। कहीं जाइएगा नहीं, न्यूज एंड व्यूज विद सलमान का सिलसिला जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम चलते चलते कुछ बातें करेंगे अपने अतिथियों से। इस बीच हम आपको बता दें कि हमारे पास एक मैसेज आया है शकील साहब का उस्मानाबाद से, जो गुरु पूर्णिमा के इस कार्यक्रम से बहुत प्रसन्न है और वो अपने गुरुओं को याद कर रहे हैं और अपने गुरुओं को विश कर रहे हैं। उस्मानाबाद से शकील साहब, हाँ, आप कुछ कह रहे थे, चलते चलते कुछ बातें थोड़ा सा गुरुओं से संबंधित भी हो जाए। हम शिक्षा में गहराई, फिर मूल्यांकन, फिर ग्रेडेशन जैसी बहुत सारी चीजों पर हम जाएंगे, आधुनिक से आधुनिकतर चले जाएंगे। जिस चीज का आपने जिक्र किया कि हमने सारी दुनिया कंप्यूटर में समेट कर रख दी है, लेकिन उन संस्कारों की बात, उन पुरानी प्रथाओं की बात, अपनी अपनी जड़ों से जुड़े रहने की बात, इसमें जो गुरुओं का महत्व है, सिर्फ कोर्स की किताबें पढ़ा देना ही शिक्षा तो नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ जी कि गुरु के बिना आदमी के जीवन की कल्पना ही संभव नहीं है। अगर उसके जीवन में सही गुरु नहीं है, गुरु का मतलब लोग ये समझने लगे हैं कि वह जो रंगदार कपड़े पहने यह गुरु है, ऐसा नहीं है। माता भी गुरु है, पिता भी गुरु है, बड़ा भाई भी गुरु है,
अध्यापक भी गुरु है, जो हमको ज्ञान की बातें, संस्कार की बातें आपका सिखाता मित्र भी है। आपका गुरु हो सकता आपका है। मित्र भी गुरु है, अगर वो आपको सही रास्ता दिखाता है। पत्नी भी जी, पत्नी भी गुरु हो सकती पत्नी भी गुरु हो सकती है, बिल्कुल, नहीं, गुरु जो का- आपको ज्ञान दे दे। जो हमें रास्ता दिखाए। रास्ता सिर्फ ज्ञान दिखाए। ही सब कुछ नहीं होता। देखिए, कहीं ना कहीं आदमी के जीवन में एक पल ऐसा आता है कि वह एक चीज सीख लेता है और वहां से कहां पहुंच जाता है। तो आदमी के जीवन में कहां से उसे ज्ञान मिलता है और कहां उसे रास्ता मिल जाता है, जो रास्ता दिखाने का कार्य करता है वही गुरु है। जी, क्या बात है, जो रास्ता दिखाने का काम करता है वही गुरु है। और गुरु को हर रूप में पाया जा सकता है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि आप गुरु समझें और शिक्षा ग्रहण करने की आप में शक्ति हो, आप माने किसी की बात को। जी त्रिपुरा हाँ, जी। सर की जो बात है बिल्कुल सही है। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे। उन्होंने तो साधारण से साधारण चीजों को भी गुरु बना दिया, प्रकृति की हर चीजों को गुरु बना दिया, उससे सीखने की बात हो गई सर। लेकिन यहां पर समस्या दूसरी है। टुडे पहले गुरु को एक ही चीज पढ़ानी होती थी, वो ज्यादा आध्यात्मिक विद्या पर केंद्रित थी और ईश्वर संबंधी चीजें ज्यादा थी, राजनीतिक थोड़ी थी उसमें, चाणक्य वगैरह की। आज हमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, सोशल साइंस, सिविक्स, दुनिया भर के सब्जेक्ट पढ़ाने हैं। सब सब्जेक्ट के मास्टर अलग अलग हैं। अब वो किस टीचर को गुरु मानेगा, किस टीचर को गुरु नहीं मानेगा। पहले एक गुरु होता था, संदीपनी गुरु जी जा रहे हैं तो भाई कृष्ण जी के, राम जी के, दूसरे विश्वामित्र जी। अब किसको किसको गुरु मानेगा? नहीं, जीवन में एक गुरु 1800 तो गुरु उसको जो है मिलने वाले हैं। जब तक वो एमफिल पीएचडी की यात्रा करेगा जी, उसके जीवन में गुरुओं की तो एक लंबी कतार है। लेकिन एक अच्छा शिष्य होना भी बहुत बड़ी बात होती बहुत है। बड़ी बात है। उसे- एक अच्छा शिष्य ही गुरु से ज्ञान ले सकता है और जी। गुरु एक नहीं हो सकता। हमारे हर क्षेत्र में जो हमें सीख देता है वह गुरु है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि गुरु एक हो सकता है। हमारे जीवन में तरह तरह के तकलीफें हैं, तरह तरह के कठिनाइयां हैं। उन कठिनाइयों से आज के युग में हर पल हम कठिनाइयों से झेलते हैं। उन कठिनाइयों का एक व्यक्ति निदान नहीं दे सकता। जहां जहां जिसने उस कष्ट से निकाला, जिसने उस कष्ट से निकलने का रास्ता बताया, जो बाहर निकाल लाया, वो आपका गुरु है। बिल्कुल। जी, चलते चलते क्या कहेंगे क्या दीक्षित साहब? पांडे जी का थोड़ा खंडन करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये शिक्षा क्या है? शिक्षा सिर्फ ये नहीं है कि हम इंजीनियरिंग है और मशीन इस तरह बनती है उस तरह बनती है। शिक्षा हम जो कुछ सीख रहे हैं वो किसके लिए सीख रहे हैं, मूल्य जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जो कुछ सीख रहे हैं वो किसकी सेवा करने के लिए सीख रहे हैं। ये दीक्षा गुरु देता है, ये संस्कार गुरु देता है। ये बताता है कि तुम माल कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, स्वार्थ के लिए सीख रहे हो, करियर के लिए सीख रहे हो, या समाज की सेवा करने के लिए सीख। ये मूल्य देने का काम गुरु करता है और वो एक ही गुरु हो सकता है, वो सारे गुरु नहीं हो सकते। कोई एक उसमें से एक निकलता है जो आपको एक सही मार्ग दिखाता है। दिखाता है कि साथ ये आपका शिक्षा का उद्देश्य ये है, मूल्य ये है इसके लिए। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि समाज व्यवस्थाओं में अलग अलग चीजें होती हैं। कुछ समाज व्यवस्थाओं में ये होता है उद्देश्य, मूल्य ये होता है कि पैसा कमाने के लिए, करियर के लिए होता है, और कुछ में ये बताया जाता है कि नहीं, ये जन साधारण की सेवा के लिए हम ये सब कुछ सीख रहे हैं। इंजीनियरिंग सीखने पर और लेने पर है, इंजीनियरिंग और ज्ञान विद्या किस तरह से आप इसलिए लेते है हैं। कि हम आप सेवा करें, डॉक्टरी इसलिए कि आप सेवा करें। तो ये मूल्य कौन देगा? डॉक्टरी आप सीख रहे हैं माल कमाने के लिए, ऐसे गुरुओं की जरूरत है। गुरु पूर्णिमा के दिन आप लोग आए और बहुत सारी बातें की। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए और इतनी अच्छी बातें, ऐसे विषय जनता के सामने रखे, आप लोगों का शुक्रिया। और जिस विषय पर दीक्षित साहब थे, बात उन्हीं से शुरू हुई थी, बात उन्हीं पर खत्म हो रही है कि गुरु कोई एक भी हो सकता है। तिवारी जी का मानना है कि हर क्षेत्र में जो आपको ज्ञान दे दे वो गुरु है। टिबड़ेवाल साहब का भी ये मानना है कि गुरु के बिना सब कुछ अधूरा है, अच्छा शिष्य भी होना जरूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं दीक्षित साहब की बात मायने रखती है कि जो मूल्यों को सिखा दे, सच्चा गुरु वही है। अगर आपको एक गुरु भी इस तरह का मिल जाए तो आपकी जीवन सफल हो जाता है। और हम उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम के माध्यम से कि हर एक के जीवन में कोई ऐसा गुरु जरूर आए और उसकी पूरी दुनिया, आप अपने शिष्य की पूरी दुनिया बदल कर रख दे। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? इस कार्यक्रम से संबंधित बातें, शिकायतें, सुझाव आप हमें लगातार हमारे मेल और SMS के एड्रेस पर भेजते रह सकते हैं। हम संबंधित लोगों तक आपकी बातें पहुंचाएंगे और आपके मैसेजेस भी आप लोगों तक, दूसरों के मैसेजेस के माध्यम से आपको भी अलग अलग चीजें जानने को मिलती रह सकती हैं। फिलहाल वक्त तो चला आप सभी से विदा लेने का। सलमान को, न्यूज एंड व्यूज विद सलमान की पूरी टीम को इस उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आज के कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचा हुआ संदेश कहीं ना कहीं आपके दिलों में घर कर जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन इसके बाद भी देखते रहिए सारा समय मुंबई।
सारा प्रणाम।